हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 आंसर की के बारे में बहुत सारे चैनल पे फेक न्यूज़ आ रहा है। आज सुबह आंसर की आ गया तो अब ये कहा जा रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि एवरेज स्कोर 38 के आसपास है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता है कि 38 स्कोर कम है या ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 38 अगर 75 में है तो 100 में कितना होगा। ये कम स्कोर नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक स्कोर बहुत बड़ा है। गलतफहमी में कुछ लोग आ जा रहे हैं कि 38 को हम समझ के, और यही सोचता हूं कि मैं इतना छोटा सोच लोगों को कैसे हो जाता है। और कैंडिडेट विश्वास भी कर लेते हैं कि देखो मैंने इतने 1000 कैंडिडेट या 10,000 कैंडिडेट या 5,000 कैंडिडेट का व्यू लिया, उनकी एवरेज स्कोर 38 है। तो एवरेज 38 है तो उससे ज़्यादा वाला भी है ना, ये ध्यान रखिएगा। उससे कम वाले भी हैं। और समझ लीजिए कि 38 एवरेज है तो नीचे और ऊपर दोनों मिला के एवरेज है, तो समझिए ऊपर वाले नंबर और होंगे। ठीक ठाक नंबर है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बेस्ट बुक टेस्ट लगाएं और करने के बाद अब तो ख़त्म हो गया, अब कम स्कोर ला रहे हैं। यानी सबसे अच्छा बुक भी आपने पढ़ा, सबसे अच्छा टेस्ट भी लगाया, सबसे अच्छा कोर्स भी खरीदा, लेकिन स्कोर वहीं रुक गया। उस कंडीशन में होता क्या है कि आप दूसरे के ड्राइव इन पे चलते हैं, अपनी ज़रूरत अपनी नीड को पूरा करने के लिए आप समझ नहीं पाते हैं। यही एक दिक्कत है विद्यार्थी में। नहीं तो जो अपनी नीड है, हो सकता है कैंडिडेट एवरेज हो तो वो अपने हिसाब से तैयारी करेगा, बहुत तेज हो तो अपने हिसाब से करेगा, जिसका जो अपना बेनिफिट होता है उसके हिसाब से करेगा, दूसरे के हिसाब से नहीं करेगा, वो सक्सेस ज़रूर होता है। तो चलिए इसकी चीज़ें हम देखेंगे साथ में। इस चीज़ को देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ पे समझना होगा कि कहाँ कहाँ आपने देखा है, उससे हमें मैटर नहीं है। लेकिन हमारे पास एक मैटर था, नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी का जो सूचना दिया था आरआरबी ने, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसी से सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। तो नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी 4/11/2024 को ही आया था और इस मेथोलॉजी से सारे रेलवे के एग्ज़ाम का कैलकुलेशन होना है। ये बिल्कुल नया है और नया में भी ऐसा है कि सबसे पहले कोई भी स्कोर होगा वो परसेंटाइल में होगा। और परसेंटाइल में पता है ना, सब ऊपर से लाइन लग जाता है। 100 होगा, फिर 99.9999 होगा, फिर 99 पॉइंट, ऐसे ऐसे करते करते सबका परसेंटाइल 80-90 के ऊपर ही रहता है। पहली कंडीशन देखिए, जब 90% परसेंटाइल स्कोर है और 99% परसेंटाइल स्कोर है, 98% परसेंटाइल स्कोर है, तो ये सारे इतने नज़दीक हो जाते हैं ना परसेंटाइल कि आपको एक गैप नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल देके मैं पहले बता दूं, समझिए कि एक कैंडिडेट ने टॉप किया है, 75 नंबर लाया है, दूसरा कैंडिडेट उसी एग्ज़ाम में 68 लाया है, और दोनों का परसेंटाइल निकालेंगे तो 75 वाला का क्या होगा, 99 नहीं होगा, पूरा 100 रहेगा। और जो 68 कैंडिडेट है, जो दूसरा कैंडिडेट है, इसका परसेंटाइल कितना होगा, 99.9999, इस तरह से होगा। अगर वो कोई कैंडिडेट 67 लाएगा तो उसका क्या होगा, 99.989 कुछ ऐसा आएगा। फिर उसके बाद कोई कैंडिडेट 56 लाया है तो 56 का क्या होगा, 98.97 कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ पे 75 से हम 56 तक आ गए। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 75 से अगर 56 तक आ गए, उस कंडीशन में आपका परसेंटाइल में बहुत चेंज नहीं हो रहा है ना, वहीं आसपास में सारे हैं, 99 के पास ही सारे हैं। तो उस केस में जब उस पर नॉर्मलाइजेशन होगा तब ध्यान रखिएगा कि पहला नॉर्मलाइजेशन और अभी रो मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन में बहुत अंतर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे मेथोलॉजी में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जिनको अनुभव कमी है वो बोले कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम नहीं जाएगा, बस आपका रो स्कोर पे कितना परसेंटाइल और नॉर्मलाइज बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए सबसे पहले कोई भी स्कोर आएगा ना, वो 0 से 100 के बीच में परसेंटाइल कर दिया जाएगा और परसेंटाइल सबका ऊपर ही चला जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके और आपके नीचे वाला का जो कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल होता है तो आपका सबका 99, 98, 97, 95, 90 से ऊपर ही मैक्सिमम लोगों का रहेगा जिसका पॉजिटिव स्कोर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नीचे में जब आएंगे, परसेंटाइल स्कोर को किस में कन्वर्ट करना ही है, वो नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट करना है। जब मेरिट बनेगी, मेरिट के लिए लगेगा उसके लिए। और ये परसेंटाइल स्कोर को मेरिट जब बनाएंगे तो उसके लिए 2 फार्मूला इन्होंने लागू किया है। पहले तो बेस शिफ्ट निकालेंगे, उस शिफ्ट में क्या करेंगे, उस बेस शिफ्ट में कैंडिडेट का परसेंटेज काउंटेड शुड बी 70% और मोर
the average of the shift. In case the highest mean of the two shift, then shift having highest individual marks will be considered it base shift. ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स जिसमें रहेगा उसी को हाईएस्ट बेस शिफ्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। ब्रेक ऑफ टाई कर रहेगा, वो कंडीशन अलग है। लेकिन इस हिसाब से अगर देखिए कि किस शिफ्ट में सबसे 70% अटेंडेंस भी है, देखिएगा प्रजेंट कैंडिडेट काउंट भी एटलीस्ट 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑल शिफ्ट। दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 70% उस शिफ्ट में है लेकिन सबसे ज़्यादा होगा वो भी होगा, उसका हाईएस्ट मीन निकलेगा। तो हाईएस्ट मीन जिसका निकल गया, मान लीजिए कि हाईएस्ट मीन 40 निकल गया, उसको बेस शिफ्ट का 40 ले लिया। अब उससे दोनों का करने के बाद इन्होंने क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फार्मूला है, फार्मूला को क्या करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। एक बेस शिफ्ट के लिए जिनका नंबर परसेंटाइल स्कोर में ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट है, यानी बेस शिफ्ट से ज़्यादा वाला स्कोर रहेंगे, तो इनको बेस शिफ्ट से ज़्यादा रहेंगे उसमें से तो मैक्सिमम का सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके लिए कंक्लूजन ही नहीं है, ये क्या रहेंगे ऊपर की तरफ ही इनका स्कोर रहेगा। लेकिन बेस शिफ्ट से जिनका कम होगा तो इनके लिए क्या कोई ऑप्शन बचता है? ऑप्शन जब बच जाता है आरआरबी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल परसेंटाइल स्कोर है सबको ऊपर ही है। तो मैं यही बेनिफिट आपको बताया था बहुत दिन पहले, लोगों को समझ में नहीं आता है। हालांकि चैनल पे कोशिश तो रहता है कि प्योर टेक्निकल बताया जाए, समझदारी वाला बात किया जाए, लेकिन समझने वाले टेक्निकल होंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल होता है। कम्युनिकेशन एक साइड से नहीं होता, एक कहने वाला का भी गलती हो सकता है, सुनने वाले की भी गलती हो सकता है, दोनों में से एक गलती होगा तो कम्युनिकेशन एरर आता है। तो इस हिसाब से अगर कहें तो ऊपर वाला जो परसेंटाइल स्कोर की बात जो हो रही है उसमें ज़्यादा जहां वैकेंसी है जिस आरआरबी में उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि पेपर एक साथ सभी आरआरबी का एक साथ हो गया है ना, एक ही दिन सबका हुआ। पेपर अलग अलग होता तो ज़्यादा और कम वैकेंसी वाला का डिफरेंस पैदा हो जाता, लेकिन एक ही आरआरबी के दिन एक ही आरआरबी के लिए एक ही सेंटर पे एक ही आरआरबी का पेपर हो गया। तो उस कंडीशन में ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है उसका थोड़ा बेनिफिट मिले। थोड़ा क्या मिलेगा, जब परसेंटाइल ऊपर की तरफ नीचे गिरेगा बस ये वाला अंतर पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आएगा और कुल मिला के जो आपका कट ऑफ जो बनेगा ना वो हमेशा देखिएगा हाइयर होगा परसेंटाइल के रूप में। हाँ, अब कैंडिडेट का रो मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है और उस फैक्टर पे आपको बहुत निर्भर करेगा। तो कुल मिला के अब ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कीजिएगा कि 38 के नीचे है और 38 एवरेज जा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये डिपेंड ये रहता है यहाँ पे कि 38 अगर आपके स्टैंडर्ड यानी बेस स्कोर 38 है तो अब डिपेंड करेगा कि बेस स्कोर वाले आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, बेस वाले में नहीं, सभी आरआरबी में, क्योंकि बेस तो एक ही लेगा ना जी। 38 ले लेगा कितने सारे शिफ्टों का, कितने शिफ्ट है 15 शिफ्ट में से एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लेगा। अब उससे जो ऊपर रहेंगे उनका स्कोर तो आगे जाएगा, क्योंकि फार्मूला बताता है वो कि उनका स्कोर और आगे हो जाएगा। तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट होगा चाहे वो किसी भी आरआरबी से हों, क्योंकि ये सिंपल सी फंडा है कि उस आरआरबी का कैंडिडेट रहेगा उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होके इस बार 21 आरआरबी का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होगा और जो कटअप बनेगी वो आरआरबी बाई बनेगी जितनी वैकेंसी पे है। इसलिए अभी घबराइए नहीं, जिसका जिसका स्कोर है वो ध्यान रखिएगा। कटअप कम जाए या ज़्यादा जाए वो तो हमने बात कर रखा है कि 50% जो 38 स्कोर है ना 50% ठीक ठाक होता है। 37.5 अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, आपके कम्युनिटी के कितने कैंडिडेट हैं और कितना नीचे की तरफ आना है। अगर ज़्यादा वैकेंसी है और कैंडिडेट भी ज़्यादा है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वैकेंसी कम है और कैंडिडेट का पता नहीं या कैंडिडेट ज़्यादा है उस हिसाब से कटअप ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं। शुरुआत दोनों का एक जैसा होगा, यानी एक आरआरबी ए, आरआरबी बी, आरआरबी सी, आरआरबी डी, सभी आरआरबी का अपर लेवल वाला जो पहला कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो एक जैसा होगा ऊपर से 100% से वाला, लेकिन नीचे तक कितना आएगा वो डिपेंड करेगा उस आरआरबी में उस कम्युनिटी के लिए कितना वैकेंसी है। थैंक यू, धन्यवाद।